हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर की सीरीज में। 3 अगस्त का ये करंट अफेयर है जो यहाँ पे मैं कवर अप कर रही हूँ। सबसे पहली न्यूज जुड़ी हुई है आईएनएस हिमगिरी के साथ। तो आईएनएस हिमगिरी के बारे में हम जरा जान लेते हैं। इसे फाइनली डिलीवर कर दिया गया है हमारी इंडियन नेवी को। तो सबसे पहली बात कि ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है। प्रोजेक्ट 17A का ये पार्ट है जिसके अंडर में 7 टोटल आईएनएस को डेवलप किया जा रहा है, जिनमें से 3 अब तक इंडियन नेवी को सौंप दिए गए हैं। फर्स्ट इज नीलगिरी, सेकंड इज उदयगिरी, थर्ड इज हिमगिरी। ये 3 है जो कि हमारे इंडियन नेवी को सौंपे जा चुके हैं। अब अगर हम आईएनएस हिमगिरी की बात करते हैं तो इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है। सो गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, इसके द्वारा आईएनएस हिमगिरी को डेवलप किया गया है। इसमें डीजल गैस प्रोपल्शन इसका इस्तेमाल किया गया है। साथ ही ये इतना कैपेबल है कि यहाँ से शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जा सकता है जो कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होंगी। आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को मेंटेन करते हुए इस शिप में 75% इंडिजिनस थिंग्स का यूज किया गया है, जिसे 31 जुलाई को हमारी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। इसके पहले भी आईएनएस हिमगिरी हुआ करती थी, बट काफी पुराना हो चुका था, जिसके बाद इसे डीकमीशन किया गया था 2005 में। एंड दोबारा से इसे रिकंस्ट्रक्ट करके फिर से एक बार हमारी इंडियन नेवी को सौंप दिया गया है। तो 3 टोटल सौंपे गए हैं, 4 और बचे हैं आईएनएस, जो कि आने वाले टाइम में हमें सुनने में आएगा, न्यूज में हमें पता चलेगा। सो व्हाट यू हैव टू नो अबाउट दिस न्यूज कि ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है, प्रोजेक्ट 17A, और किसके द्वारा डेवलप किया गया है। गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, राइट। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू कवच टेक्नोलॉजी, कवच 4.0 वर्जन। हमारे इंडियन रेलवे ने कवच 4.0 का एडवांस्ड वर्जन कमीशन किया है। कौन से रूट पे? मथुरा कोटा के रूट पे। मथुरा यानी यूपी से होते हुए कोटा यानी कि राजस्थान। इस वाले सेक्शन में इन्होंने कवच 4.0 वर्जन को लॉन्च किया है। सो कवच वाली जो टेक्नोलॉजी है आपने पहले भी देखी होगी, सुनी होगी कि कवच की जो टेक्नोलॉजी है क्यों यूज की जाती है। जब 2 ट्रेनें सेम रूट पे आ रही होती हैं, अगर ये कवच प्रूव्ड है, कवच टेक्नोलॉजी इसमें इनबिल्टेड है, तो ये ऑटोमेटिकली रुक जाएंगी। अगर एक ही ट्रैक पे 2 ट्रेनें आमने-सामने से आ रही हैं, तो ये कोलिजन से बचाएगा, ठीक है? प्रोहिबिट करेगा। ये जो अनाउंसमेंट है कवच 4.0 का, ये जुलाई 30 को किया गया बाय आवर यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इन्हीं के पास एक और मिनिस्ट्री है, दैट इज आईटी मिनिस्ट्री। तो जो कवच 4.0 वाली जो टेक्नीक है, ये डिजाइन किया गया है एट सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल 4। मतलब ये लेवल 4 की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी, सेफ्टी को प्रोवाइड करेगा और ये एक्सीडेंट से बचाएगा। इनमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया गया है, आरएफआईडी टैग्स यूज किए जाते हैं। तो जो रूट है मथुरा कोटा वाला, हर 1 किलोमीटर पे आपको आरएफआईडी टैग्स देखने मिलेंगे। हर एक सिग्नल्स पे ये टैग देखने मिलेगा, जिसके थ्रू दोनों ट्रेनों के आमने सामने के हेड टू हेड कोलिजन को बचाया जाएगा। तो कौन से रूट पे लॉन्च किया गया है वो याद रखना है, मथुरा कोटा, और कब लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट्स इट। कवच टेक्नोलॉजी होती क्या है, कौन से टेक्निक पे काम करती है, ये याद रखना है। अगली न्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये शक्ल। जब से ये प्रेसिडेंट बने हैं, आप कभी भी अगर न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो ये पर्सन ऐसे हैं जिनका कहीं न कहीं कुछ न कुछ आपको ज़रूर डेली बेसिस पे कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि ये शांत बैठ नहीं रहे हैं, है ना? यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट है उनका टेन्योर 4 सालों का होता है। लेकिन कोई भी एक पर्सन 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद बन नहीं सकता। तो यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट के तौर पे डोनाल्ड ट्रम्प को वापस से चुना गया है और ये इनका दूसरी बार का कार्यकाल है, यानी कि इसके बाद ये प्रेसिडेंट नहीं बनने वाले। तो ये क्या सोच रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी मतलब डिज़ास्टरस वाली चीज़ें हैं, वो सब ये कर लें, ताकि इनको याद किया जाए। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है 25% का। इंडियन इम्पोर्ट्स पे, मतलब जो यूएस में भारत की चीज़ें जाएँगी, उस पे 25% का टैरिफ लगा दिया है, ताकि उसका कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए और इंडिया की चीज़ें कोई खरीदे ना। साथ ही यूएसए ने पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके थ्रू वहाँ पे मैसिव ऑयल रिजर्व्स एक्सप्लोर किए जाएँगे, सो दैट पाकिस्तान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, ताकि वो इतना कैपेबल हो जाए कि वो ऑयल को एक्सपोर्ट करे। और भारत भी, ऐसा इनका कहना था कि भारत भी आने वाले टाइम में पाकिस्तान से ऑयल खरीदे, इतना ज़्यादा यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये तो इनकी बात हो गई। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया का जो है वो रशिया के साथ कॉन्टैक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है, एंड रशिया और यूएसए ऑलरेडी दुश्मन है। तो यूएसए इंडिया को बायकॉट करने की कोशिश कर रहा है, जस्ट फॉर
जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि हम रशिया से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो टैरिफ इम्पोज़ हुआ है इसकी वज़ह से जो इम्पोर्ट कॉस्ट है इंडिया की चीज़ों पे, इंडिजिनस गुड्स पे वो बढ़ जाएँगी। यूएसए में लोग इंडिया की चीज़ें खरीदेंगे नहीं, यही इनका मेन टारगेट है। एंड यूएसए चाहता है कि पाकिस्तान में क्यों ये इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है एंड पाकिस्तान में चाइना डेवलप कर रहा है सीपेक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना भी यूएसए का दुश्मन है। तो यूएसए क्या चाहता है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली जाए सो दैट कि चाइना का प्रेजेंस भी वहां पे खत्म कर दें ये। तो ये कुल मिला जुला करके इनकी प्लानिंग है जो कि ये कर रहे हैं। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में क्या होता है। अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है जीएसटी कलेक्शन के साथ। जुलाई 2025 में इंडिया का जो जीएसटी कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कितना तक पहुँच गया है? 1.96 लाख करोड़ रुपीस तक। परसेंटेज वाइज़ अगर आप देखो तो पिछले ईयर की कंपैरिज़न में 7.5% का इंक्रीमेंट देखने मिला है। लेकिन जीएसटी में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो नेट ग्रोथ है वो 1.7% से डिक्रीज़ हो गई है। लास्ट ईयर का जीएसटी कलेक्शन कितना था? 1.43 लाख करोड़ और इस बार का कितना है? 1.96 लाख करोड़। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो 117% का राइज देखा गया है, शार्प राइज देखा गया है रिफंड्स में, इस वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है और जो नेट जीएसटी रेवेन्यू है वो नेगेटिव हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि क्या हुआ है, ग्रोथ तो नेगेटिव में जा रही है, ग्रोथ स्लो हो रही है बट जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। कोविड के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि नेगेटिव में हमने जीएसटी रेवेन्यू को देखा है। जीएसटी डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? 1 जुलाई 2017 को, क्योंकि इसी दिन से जीएसटी भारत में इम्पोज की गई थी। जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। टोटल इसमें 5 स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अभी हाल ही में जब मॉनसून सत्र चल रहा था तो ये जो 12% वाला स्लैब है इसको हटाने की बात की गई थी कि इसके अंडर में जो भी चीजें आती हैं या तो उन्हें इधर शिफ्ट किया जाएगा 5% वाले में या तो उन्हें 18% वाले में शिफ्ट किया जाएगा। बट ज़्यादातर चांसेस है कि इसे उठा करके 18% वाले जो स्लैब है उसमें शिफ्ट किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। 12% के अंडर में मिल्क वाली चीज़ें और ये सब चीज़ें आती हैं तो लेट्स सी क्या ये करना चाहते हैं। अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है एक सिंड्रोम अवेयरनेस डे से। एवरी ईयर ऑन 3rd ऑफ अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं क्लोव्स सिंड्रोम डे। इसलिए ताकि हम नॉलेज स्प्रेड कर सके क्लोव्स सिंड्रोम के बारे में। ये एक रेयर और कॉम्प्लेक्स जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्लोव का फुल फॉर्म है, सी स्टैंड्स फॉर कॉग्निटल लिपोमेटस ओवरग्रोथ, एल स्टैंड्स फॉर वस्कुलर malformations, O stands for overgrowth included in congenital lipomatous overgrowth, V stands for epidermal nevy skin abnormalities, E stands for skeletal spinal anomalies। तो इतनी चीजें, मतलब ये जितने भी टाइप के सिंड्रोम्स हैं उनके लिए अवेयरनेस के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जो कि रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दिखाते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 3rd ऑफ अगस्त को हर साल, ये याद रखना। अगली न्यूज़ जुड़ी हुई है इंडिया में सबसे पहला मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप किया गया है। कहाँ पर? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इंडिया का सबसे पहला इंडिजिनस 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया है कांडला, गुजरात में। कांडला पोर्ट, जिसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट किया गया है, वहीं पर इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को भी कमीशन किया गया है। इसे इनॉग्रेट किया सर्बानंद सोनोवाल जी ने, जो कि यूनियन शिपिंग मिनिस्टर हैं। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। कोशिश पूरी तरीके से यही है कि जो माइलस्टोन है इंडिया का, कि मैरीटाइम को भी डीकार्बनाइज किया जाए, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाए, पोल्यूशन को कम किया जाए और एनवायरनमेंट को बचाया जाए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत है, यानी इसमें जो भी डेवलपमेंट हुए हैं पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इंडिया को ही जाता है। इस जो हाइड्रोजन प्लांट है इसका फाउंडेशन रखा गया था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भुज विजिट किया था। भुज जो कि गुजरात में ही लोकेटेड है। 26 ऑफ मई 2025 को इन्होंने भुज को विजिट किया था। साथ ही इन्होंने इस प्लांट का इनॉग्रेशन भी किया था और अब ये बन करके पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इसे कमीशन कर दिया गया है। अभी इसकी कैपेसिटी 1 मेगावाट की है। यहाँ से ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप किया जाएगा और आने वाले टाइम में 2030 तक में इसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके 10 मेगावाट किया जाने वाला है। लोकेशन याद रखना, कांडला, गुजरात। इनॉग्रेट किसने किया है? हमारे यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। टारगेट क्या है? 10 मेगावाट का। कब तक? 2030 तक। तो ये रहा मैप।
यहाँ पे हमारी कोस्टल लाइन है इंडिया की। पहले जो इंडिया की कोस्टल लाइन है वो 7516 किलोमीटर की थी। बट अभी रिसेंटली जब इसे वापस से रिकैलकुलेट किया गया विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स एंड ऑल, तो ये 11,098 किलोमीटर की कोस्ट लाइन आई है, जो हमें पता चला है। आप यहाँ से देखो पूरा, तो गुजरात, उसके बाद नीचे आपको ये वाला जो रीजन है, ये मिलेगा कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र और गोवा वाला। साथ ही केरला वाली जो लोकेशन है, केरला की कोस्ट को हम मलाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। उसके बाद तमिलनाडु के कोस्ट को हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। आंध्रा का जो कोस्ट है इसे नॉर्दर्न सिरकास के नाम से जानते हैं, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के साइड का जो कोस्ट है उसे हम उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की ही है, राइट। ये हमारी पूरी कोस्ट लाइन है, जिसकी लेंथ अब कितनी हो चुकी है, 11,098 किलोमीटर। नेक्स्ट न्यूज जो जुड़ी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एथलेटिक्स प्रेसिडेंट, जिनका नाम है सेबास्टियन को, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है एक नया रूल फॉर विमेन एथलीट्स। बोला क्या है कि जो भी विमेन एथलीट्स होंगी, अगर वो विमेन की कैटेगरी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है जीन टेस्ट, सो दैट उनके बायोलॉजिकल सेक्स को आइडेंटिफाई कर दिया किया जा सके। क्योंकि मतलब उनका जन्म किस तरीके से हुआ था, वो मेल थे या फीमेल थे, क्या बाद में उन्होंने जेंडर को कन्वर्ट कराया है, ये चेक किया जा सके, दैट्स व्हाई जीन टेस्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है, क्योंकि टोक्यो में सितंबर 2025 से स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले एसआरवाई जीन टेस्ट को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया गया है। एसआरवाई स्टैंड्स फॉर सेक्स रिकॉग्निशन वाई क्रोमोसोम टेस्ट, राइट। ताकि विमेन्स की जो स्पोर्ट की कैटेगरी की इंटेग्रिटी है उसको मेंटेन किया जा सके। अब आप सोचो, कोई पर्सन एज अ मेल बॉर्न हुआ है, तो उसकी स्ट्रेंथ मेल वाली होगी, बट बाद में जाके उसने अपने जेंडर को चेंज करा करा लिया, वो फीमेल बन गया, तो ऐसा नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ में कोई बदलाव आएगा। तो इस तरीके से तो अनफेयर हो गया कि विमेन कैटेगरी से वो पार्टिसिपेट कर रहा है और फिर वो जीत भी रहा है। तो जो बायोलॉजिकली ऑलरेडी फीमेल हैं, उनके साथ ये थोड़ा-सा अनफेयर वाला डिसीजन हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने ये डिसीजन लिया है। कोई भी एथलीट जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, उसे इस टेस्ट को पास करना होगा। अगर नहीं पास करता, उसके अंदर एसआरवाई जीन पाए गए, तो उसे बैन कर दिया जाएगा कि वो वुमेन कैटेगरी से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आप सभी को पता है कि एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं मेल्स में, और एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स में। तो ये जो सेक्स रिकॉग्निशन वाई क्रोमोसोम है, ये यही बताएगा, जब टेस्ट होगा, मान लो किसी पर्सन के अंडर में वाई क्रोमोसोम का प्रेजेंस मिल गया, तो फिर उसे विमेन कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाएगा। ये पूरी बात है जो कि अनाउंस हुई है। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू नासा का क्रू 11 मिशन। अगस्त 1, 2025 को स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है नासा का क्रू 11 मिशन, जो कि फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया है। 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया है। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल किया गया है। आप सभी को याद होगा, अभी आरओ जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि सुनीता विलियम जब स्पेस से वापस आई थी अभी रिसेंटली, तो उन्होंने कौन से मतलब स्पेसशिप का इस्तेमाल करते हुए उनको वापस लेके आया गया था, तो वो भी यही वाला कैप्सूल था, ड्रैगन। फाल्कन 9 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है इसको लॉन्च करने के लिए। ये जो 4 एस्ट्रोनॉट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये लोग 6 महीनों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं, जहां पर ये रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स, स्टेशन की मेंटेनेंस, साइंटिफिक प्रोजेक्ट, इन सब की स्टडी करेंगे। कौन-कौन है इसमें? जिना है, जो कि नासा से बिलोंग करती हैं, माइकल हैं, जो कि नासा के हैं, ओलेग प्लेंटोनोव हैं, जो कि रशियन एस्ट्रोनॉट हैं, किमिया, जो कि जापानीज एस्ट्रोनॉट हैं। ये 4 लोग गए हैं। आप सभी को याद होगा ओलेग, एक और ओलेग थे जिनका नाम था ओलेग कोनोको। ये 1111 डेज स्पेस में रह के आए थे, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है। उन्होंने पूरा इतना जो डे है वो 5 लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन में कंप्लीट किया। अब तक इतना ज़्यादा स्पेस में अभी तक कोई नहीं रहा। ये रशियन एस्ट्रोनॉट हैं, बट इन्होंने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो इनका नाम आप याद रखना। सुनीता विलियम्स की अगर बात की जाए, तो ये इंडो अमेरिकन है, 286 डेज रह करके अभी ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस लौटी हैं। ड्रैगन कैप्सूल का इस्तेमाल हुआ था इनको वापस लाने में। इनके साथ जो इनके कंपेनियन थे वो थे बुच विल्मोर। ये सारी चीज़ आप यहाँ से याद रखना। अगली न्यूज़ जो कि एक अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है, 47th नंबर के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जिनको अपॉइंट किया गया है, और इनका नाम है संजय वात्स्यायन।
47th नंबर के हैं, ये याद रखना। एट प्रेजेंट हमारे नेवल चीफ कौन है इंडियन नेवी के? दिनेश त्रिपाठी 26 नंबर के नेवल चीफ है। इंडियन नेवी जो एक ब्रांच है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की, और इसका मोटो है शम नो वरुण। नेक्स्ट न्यूज स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन हुआ। कहाँ पर? जर्मनी में। इंडिया की पोजीशन कितनी आई? 20th पोजीशन आई। कितना मेडल भारत ने जीता? टोटल 12, जिनमें से 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज थे। जापान डोमिनेट किया 34 गोल्ड मेडल के साथ। चाइना सेकंड पोजीशन पे रहा 30 गोल्ड मेडल के साथ, और यूएसए थर्ड पे रहा 28 गोल्ड मेडल के साथ। 2023 में इंडिया की पोजीशन 7th थी, और 2023 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन चेंगडू, चाइना में आयोजित किया गया था। अब इसका जो नेक्स्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा? 2027 में होगा। वो भी कहाँ पे? चोंग चियोंग, साउथ कोरिया में, राइट? तो कहाँ पे होगा, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे हुआ था, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। इंडिया की पोजीशन, इंडिया ने कितने मेडल जीते, वो सब चीजें। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज करंट अफेयर। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।